चलिए दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री के 4 सबसे बड़े फाइनेंशियल क्रैशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी स्टोरी केवल नंबर्स तक नहीं बल्कि इंसानों के रियल इमोशंस और सपनों पर बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 1634 द नीदरलैंड ट्यूलिप बल्ब क्रैश, सेकंड 1929 द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, थर्ड 1987 पोर्टफोलियो इंश्योरेंस क्रैश, फोर्थ 2008 द लेमन ब्रदर क्राइसिस। तो रुकना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इस वीडियो के हर मोड़ ट्विस्ट है और इसमें मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि उन चीज़ों का प्रभाव आज भी हम पर क्यों हो रहा है। जब नीदरलैंड स्पेन से आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ही नीदरलैंड में ट्यूलिप बल्ब्स का चलन बहुत ज़्यादा चल गया था, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा ट्यूलिप बल्ब डिमांड करने लगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देने लगे थे। जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में एप्पल आईफोन लॉन्च होगा तो लोग उसे अपनी सेविंग्स अकाउंट या फिर अपनी ईएमआई पर भी लेते हैं। और ऐसा ही हुआ ट्यूलिप बल्ब केस में, लोग अपनी सेविंग्स तोड़ तोड़ कर ट्यूलिप बल्ब खरीदने जा रहे थे, पर उसकी एक्चुअल वर्थ उतनी नहीं थी। तो जब ये बबल बर्स्ट हुआ तो इसने काफ़ी लोगों को कंगाल बना दिया और जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, क्योंकि उस टाइम नीदरलैंड की वर्ल्ड में एक अच्छी खासी डोमिनेंस थी। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड केस के बारे में, 1929 द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसका बबल बनना स्टार्ट हुआ था 1907 से। 1907 में एक बैंकिंग कंपनी थी जिसने कॉपर का सारा स्टॉक डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देखेंगे आज भी मार्केट में अगर कोई किसी चीज़ की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाती है तो जो बड़ा प्लेयर होता है वो जो भी मार्केट में थोड़ी भी सप्लाई बची हुई होती है उसे भी अपने पास करने की कोशिश करता है, जिस वजह से और शॉर्टेज होती है और प्राइस शूट अप हो जाते हैं। ऐसे ही 1907 में कॉपर के साथ हुआ। फिर उस टाइम पर फिर भी जेपी मॉर्गन ने उस केस को संभाल लिया, क्योंकि अमेरिका के पास कोई भी ऐसा सेंट्रल बैंक नहीं था जैसे आज फेडरल बैंक है। पर उस टाइम पर लोगों में काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। फिर आया 1920s का टाइम। अमेरिका में इतना बड़ा लेवल पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ कि मेजर लोगों के हाथ में पैसा आने लगा। उन्होंने इस तरीके का बूम अपनी इंडस्ट्री में या अपनी इकोनॉमी में कभी नहीं देखा था। तो लोग ज़्यादा स्पेंड करने लगे, जिस वजह से नॉर्मल आदमी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे जा रहा था। जो शू साफ करने वाले होते हैं वे भी नॉर्मली टिप्स दे रहे थे। अब आप सोचिए इतनी मतलब मार्केट का क्या होगा कि नॉर्मल जो शू साफ करने वाला है या सब्जी बेचने वाला है वो भी मार्केट में घुसेगा। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि मार्केट तो कभी डूबेगा ही नहीं, जिस वजह से हमने बहुत ज़्यादा 1927 में सारा मार्केट क्रैश होते हुए देखा, क्योंकि वे लोग डेप्ट पर पैसा उठा चुके थे। वे लोग अपना मेन बिजनेस छोड़कर स्टॉक मार्केट में घुस गए थे, जिसका मतलब था उनके पास कोई ऐसे एसेट्स है ही नहीं जिस वजह से उनकी सेल्स या ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं 1987 के पोर्टफोलियो इंश्योरेंस के बारे में। वो क्रैश कैसे हुआ? एक वर्ड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जैसे न्यू इनोवेशन। तो उस टाइम पर ऐसे हुआ कि अब इंसान को मैन्युअली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एल्गोरिथम से कंप्यूटर खुद ही ट्रेड कर देगा और आपके जो लॉसेस हैं उन्हें शॉर्ट कर देगा, उन्हें कट डाउन कर देगा। जैसे ही आपके लॉसेस होना स्टार्ट होंगे छोटे लेवल पर ही, जिस वजह से आप बड़े लॉसेस से बच जाएंगे। जिस वजह से लोग इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी अट्रैक्ट हुए और एक्टिवली मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए। पर इस वजह से हमने क्या देखा, जब लोग इस चीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ गए और अपने कोर फंक्शंस को छोड़ दिया, तो जैसे ही ये ट्रेड कट कर देता था, एक टाइम पर ऐसा आया कि इतना ज़्यादा मार्केट गिर गया, इतना ज़्यादा मार्केट गिर गया कि ये तो ट्रेड कट करने लगा पर उसे सामने बाय करने वाला कोई था ही नहीं। तो इसने सारे स्टॉक मार्केट को, पूरे वर्ल्ड को एक साइड करके रख दिया कि बेचने वाले हर जगह है पर खरीदने वाला कोई भी नहीं। तो ऐसे ही 1987 का क्रैश हुआ था। तो अब हम बात करते हैं 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2000 के डॉट कॉम बबल बस्ट से। जिस वजह से आप देखेंगे कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा छोड़ सा दिया था या फिर वे बैकफुट पे हो गए थे, क्योंकि अब वे इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो वे अब एक नए सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते थे, जो कि उन्हें दिखा रियल एस्टेट की साइड। जिस वजह से
बैंकिंग्स ने अपनी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज कर दी और लोन को काफ़ी आसान कर दिया, जिस वजह से 2007 में हम देखेंगे कि इतना ज़्यादा लोन दे दिया गया, जिस वजह से कि जो लोग उस लोन को वापस करने के लिए कैपेबल भी नहीं थे, उन तक को लोन दे दिया गया, जिसका हमें बबल बस्ट 2008 में दिखा। और उसका इम्पैक्ट केवल यूएसए पर ही नहीं, पूरे इंडिया में दिखा और पूरा मार्केट स्लो डाउन हो गया। उस टाइम पर इकोनॉमी कम से कम 20 साल पीछे चली गई थी। तो दोस्तों, अभी मार्केट कंडीशंस काफ़ी वोलेटाइल है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, तो आप देख सकते हैं कि अभी दिल्ली में जो एआई समिट हुआ, वो भी उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं ला पाया है जिस तरीके के इंडिया ने एक्सपेक्ट किए थे। उसके बाद आप देखेंगे, चाहे वो लास्ट वीक हो, चाहे वो लास्ट मंथ हो, या फिर चाहे वो लास्ट ईयर हो, आप देखेंगे कि एआई ने किस लेवल पे आईटी जॉब्स खाई हैं, किस लेवल से मास ले ऑफ हुआ है। आप अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो आप देखना फरवरी फर्स्ट 2 वीक्स 2026 कितना पैसा मार्केट से निकाला गया है। मैं केवल एक वीक की देख के बताऊं तो 4.26 लाख करोड़। मतलब ये आईटी सेक्टर का ना 2008 के बाद सबसे बड़ा फॉल था अभी तक का, एक वीक के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि यूएसए और ईरान के बीच में फिर से वॉर के टेंशन्स बढ़ गए हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अनरेगुलेटेड सा माहौल है। एक तरफ देखेंगे आप कि ट्रेड डील्स हो रही हैं, पर उनका रिजल्ट्स ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। हमें नए मार्केट्स तो मिल रहे हैं, पर लोगों के हाथ में पैसा फिर भी नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स बताए थे, उनका मैं बताऊंगा कि वे कैसे आज के टाइम में इजीली कनेक्ट कर रहे हैं। पहला बताया था मैंने ट्यूलिप केस के बारे में, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस था। लोग बिना सोचे समझे उसकी वर्थ पे पैसा लगा रहे थे, जो एक जुए के जैसा है। ऐसा ही हमें क्या गोल्ड के केस में दिखाई दिया इस ईयर और लास्ट ईयर सेम। सेकंड हम आते हैं हाई लेवरेज के बारे में, जिसमें रेगुलेटरी फेलियर्स देखे गए। आप आजकल लोग क्रेडिट कार्ड्स पर या फिर ईएमआईज़ पर कार और आईफोन्स बाय कर लेते हैं, जिस वजह से वे एक ऐसा देखेंगे कि डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें बाद में चुकाना पड़ता है। यही केस हमने 1929 में देखा था जब। और थर्ड हम बात करते हैं न्यू इनोवेशन, जैसे 1987 में आप देखेंगे पोर्टफोलियो इंश्योरेंस न्यू इनोवेशन के नाम पर काफ़ी हाइप हुआ। ऐसे ही आजकल एआई बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से मार्केट में किसी भी चीज़ के आगे एआई लगा दे, एआई लगा दे। ऐसा ही आईटी के टाइम पर हुआ था 2000 में। अगर आप आईटी या फिर डॉट कॉम किसी भी वेबसाइट के आगे लगा दे, आपने वेबसाइट बनाई है केवल, तो आपको मिलियंस ऑफ मिलियंस की फंडिंग मिल जाती थी। ऐसा ही आज एआई के टाइम पर हो रहा है, तो मे बी बबल बन सकता है। इवन रिसेंटली ओपन एआई के सीईओ सैम ओल्टमैन ने कहा है कि एआई की इतनी डिमांड अभी मार्केट में है भी नहीं, जिस तरीके से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ में एआई लगा दिया है। हाई डेप्थ लेवल, आज भी लोगों ने अपनी क्षमता से ज़्यादा लोन ले लिया है, जैसा कि 2008 में हुआ था। आप देखिए कोरोना के बाद क्या रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम आया है। आप इस तरीके से देखेंगे कि लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, जो घर 1 साल पहले 1 करोड़ या फिर 50 लाख या फिर 30 लाख का था, वो 2x हो गया है एक ही साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर। लोग मतलब आंख बंद करके घर खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना में ये फील किया कि हमें सेफ एसेट्स की तरफ मूव करना है। और आपने 2008 में देखा ही था इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला। एट द एंड मैं कहना चाहूँगा कि मेरा किसी भी वे में किसी को भी डराने का इंटेंशन नहीं है। मैं केवल एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस से वीडियो बनाना चाहता हूँ।